आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक घटना से आज शुरुआत करते हैं। घटना सत्य है। कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति हमारे पास आया, बड़ा व्यथित, दुखी था। पढ़ा लिखा, परेशान सा। महाराज जी, डाइवोर्स लेने की सोच रहा हूं। हमने पूछा क्या हो गया? बोले कुछ बचा सा नहीं है जीवन में, और एज ज़्यादा नहीं, अराउंड 35-36। हमने बोले कितने वर्ष हुए? बोले मैरिज हुए? बोले 7-8 साल हुए हैं। तो ऐसा क्या हो गया? बोले अब पटी नहीं रही एकदम। हमने पूछा लव मैरिज थी आपकी? हाँ, बोले लव मैरिज थी। अब प्रश्न ये उठता है कि जिन्होंने अपने जीवन में लव मैरिज की हो और एकदम से इतना बड़ा कदम उठाने की सोचने लगे व्यक्ति, आखिर ऐसा क्या हो जाता है? क्यों हो जाता है? जिन्होंने पूर्व में बहुत कुछ समझा हो, एक दूसरे को जाना हो, ऐसा कदम उठाया हो, फैमिली के अगेंस्ट जाकर के कदम उठाया था। पेरेंट्स एग्री थे नहीं, और इवन वाइफ के भी पेरेंट्स एग्री नहीं थे, और हस्बैंड के भी पेरेंट एग्री नहीं थे। अब दोनों ने अपने पेरेंट्स से अगेंस्ट जाकर के मैरिज करने का डिसीजन लिया था, और वक्त ज़्यादा नहीं बीता था कि ज़्यादा हो गया था। 7-8 साल ज़्यादा होते लाइफ के मैरिज में। हो सकता है आज के ज़माने में ज़्यादा हो जाते होंगे। क्यों ऐसा हो जाता? 7-8 साल बहुत होते। हाँ, बहुत होते। पहले के ज़माने में लोग 50-50 साल तक साथ रहते थे, जीवन भर साथ रहते थे, और आज की लाइफ में 7-8 इयर्स के पीरियड में ही ये होने लगा। सबसे बड़ी बात यह है, दोनों का सिलेक्शन एक दूसरे को जान करके हुआ था। एक दूसरे को समझ करके हुआ था। जब लोगों ने, दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया था, साथ ही में काम करते थे, कि ऑफिस में थे, फिर ऐसा क्या घट गया कि अब दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं, साथ रहना नहीं चाह रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं। पहले एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे, अब दूसरे के साथ नहीं रह पाते। हाँ, हाँ,
अच्छा, जबकि होना तो ये चाहिए था। जब व्यक्ति पहले से एक दूसरे को जान लेता है तो बॉन्डिंग और अच्छी होना चाहिए था, होना चाहिए कि नहीं? ऐसे क्षेत्र में तो बॉन्डिंग अच्छी होना चाहिए, लेकिन समय के साथ साथ वो क्या ग्लू निकल जाती है, क्या हो जाता है कि जो बॉन्ड था फेविकॉल का छूट जाता है? क्या था कि जो गम थी वो गम में बदल जाती है। हाँ, जो गम थी जिससे बॉन्डिंग होती थी वही गम गम में बदल गई, ऐसा हो जाता है। जिसे दुनिया प्रेम समझती है, अफेयर समझती है, क्या वास्तव में वो प्रेम होता है कि फिजिकल अट्रैक्शन होता है? अच्छा, हमने एक बात और पूछ ली, 7-8 साल तो हो गए, एक बात और बताओ, मैरिज होने के बाद साथ प्रॉब्लम कितने समय से शुरू हो गया आपकी लाइफ में? बोले प्रॉब्लम तो महाराज जी 8-10 महीने बाद ही शुरू हो गया था। हाँ हाँ, बोले 1 साल भी पूरा नहीं हो पाया था, 1 साल की क्या वैलिडिटी एक्सपायर हो गई थी? बोले 1 साल में नहीं हो पाया था पूरा? बोले हाँ। बोले 1 साल के पहले ही सब प्रॉब्लम शुरू होने हो गए थे। फिर भी मैंने मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, जिस समाज को मैं बिलोंग करता हूँ, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, मैंने बहुत कोशिश की, दोनों ने बहुत कोशिश की कि बॉन्डिंग खिंच जाए किसी तरह, लेकिन वो खिंच ही नहीं रही और हम ही खींचते चले जा रही है। हम ही खींचते चले जा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ, पढ़े लिखे लोग, अच्छे पैकेज वाले, और दोनों वर्किंग, हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, आईटी इंडस्ट्रीज में दोनों जॉब कर रहे हैं। हुआ क्या है आखिर? ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ? अब क्या बताएं हमारे जी, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। बात समझ में नहीं आ रही आखिर। नाउ ए डेज ये प्रॉब्लम जैसे दीमक की कीड़े की भांति, दीमक होती है ना, हर लकड़ी में दीमक लग जाती है, शायद हर जगह ये प्रॉब्लम। पेंडेमिक एपिडेमिक क्या कह दें ऐसे हम, क्या कह दें हम, बताइए? महामारी समझ ले कि थोड़ी सी है कि वायरल फ्लू समझ ले? आवाज क्लियर नहीं आ रही? हाँ, गूंज रही है? तो बात समझने की कोशिश करें आप सभी लोग। एक बात उससे और हमने पूछी, बोले आपकी लाइफ में ये जो आपका अफेयर कब से शुरू हुआ था? बोले शादी के पहले 2 साल से शुरू हुआ था। उससे पहले क्या पोजीशन थी, यानी जब मैरिज नहीं हुई थी? बोले उस समय तो बहुत अच्छी थी, हमने तो यह समझा था कि दुनिया में इससे बढ़िया इंसान कोई है ही नहीं। ये व्यक्ति मुझे लाइक करता है, ये व्यक्ति मुझे समझता है, ये मेरे नेचर को भी जानता है, हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। नहीं, जब सब कुछ समझदारी से निर्णय लिया गया था, फिर ये रिजल्ट क्यों निकल करके आ रहा है? एक घटना ये हो गई। आज पहले कुछ घटना हम आपको सुनाना चाहते हैं, फिर थोड़ा सा टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक दूसरी घटना बताना चाहते हैं, वो इस सिटी की तो नहीं, दूसरे छोटे से शहर की घटना है।
एक बच्ची ने भाग करके मैरिज कर ली, और जिससे मैरिज की थी वो अदर कास्ट का था। अदर कास्ट का बल्कि नॉन वेज खाने वाला, सब कुछ खाने पीने वाला। और जो बच्ची अच्छे धर्म को मानने वाली, अपने ही धर्म को मानने वाली, सात्विक जीवन शैली को जीने वाली, जिसकी फैमिली में हमेशा से धर्म के संस्कार रहे हैं, माता पिता हमेशा से प्रभु के गुरु के भक्त रहे हैं, उस फैमिली में उस बेटी ने यह कदम उठा लिया, लव मैरिज के चक्कर में भाग करके शादी कर ली। अब शादी होने के पश्चात कुछ ही समय के बाद वो हस्बैंड और उसके इन लॉज उसे फोर्स करने लगे कि तुम्हें ऑमलेट भी बनाना पड़ेगा, मुर्गा भी काटना पड़ेगा, जैसा जैसा भोजन हम करते हैं वैसा वैसा भोजन तुम्हें करना पड़ेगा, और करना ही नहीं पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा। जब उससे पूछा गया, बोले पहले ये पता नहीं था? बोले तुम्हें? बोले पहले तो प्रॉमिस किया था उसने, अपन साथ साथ अलग अलग रहेंगे, मेरे पेरेंट्स जो हैं, माता पिता हैं, ऐसे नहीं हैं, वो समझते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ को जानते हैं। ठीक है, धर्म हमारा एक तरफ है, लेकिन मैरिज होने के बाद हम बहुत अच्छे से एक साथ रहेंगे, हम कभी फोर्स नहीं करेंगे, जो तुम्हारी इच्छा, जैसा तुम करना चाहो वैसा कर सकते हो, जैसा हम जीना चाहते हैं वैसा हम जिएंगे। लेकिन मैरिज होने के एक हफ्ते बाद ही पूरा रुख बदल गया। किसी तरह उस लड़की ने 6 महीने अपने ससुराल में बिताए, फिर 6 महीने के बाद छोड़ करके अपने पेरेंट्स के पास आ गई। सत्य घटना बता रहा है। जब उससे पूछा गया ऐसे क्यों हो गया, बोला उस समय मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। माता पिता ने बहुत समझाया, रिलेटिव्स ने समझाया, पर जब मैं इस लड़के से मिली थी, इस लड़की ने बहुत अच्छे से मुझसे प्रॉमिस किया था, बहुत अच्छे से समझ करके हमने निर्णय लिया था। अब वो, या यूं के उसके ससुराल वालों ने, उसके हस्बैंड ने छोड़ करके दूसरी मैरिज कर ली। एक और घटना ऐसी ही घटी, एक और बच्ची ने भाग करके शादी की थी अदर कास्ट में। कास्ट का नाम हम नहीं बोलना चाहते। कुछ समय तक वे साथ में रहे, फिर उसके हस्बैंड ने उसे दुबई में बेच दिया। दुबई ले जा करके बेच दिया। बोले हमारी कास्ट में तो बहुत सारे विवाह चलते, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो बात यह निकल करके आ रही है, जितने भी इंसिडेंसेस आज घट रहे हैं, जो बच्चे बच्चियां जिसे प्रेम की दुहाई देते हैं, है ना, मर मिटने की दुहाई जिसमें दी जाती है, लव की बातें की जाती हैं, क्या वे वास्तव में प्रेम होता है कि कुछ और होता है? ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, थोड़ा सा आज इसे समझने की पहले कोशिश करते हैं, फिर बस के पश्चात अपन आगे बढ़ते हैं। पहले में और आज में क्या अंतर है? पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, सब साथ में रहते थे। अब न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ बच्चे शहरों में रहते हैं, उनके पेरेंट्स कहीं और रहते हैं। अब जो बेटा अथवा बेटी जैसे ही टीनेजर में आते हैं, अराउंड 13, 14, 15 की रेंज में आने लगे, 15 to 18 की रेंज में आने लगे, स्कूल छोड़ करके वो कॉलेज में जा करके पढ़ने लगते हैं। अब उस एज में आते ही
उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अब हार्मोनल चेंजेस होने लगे, उसके साथ साथ विचार भी तरह तरह के पैदा होने लगे। अब घर में माता पिता है और बेटा अथवा बेटी है, 3 अथवा 4 मेंबर, उससे ज़्यादा होते नहीं। अब वो बेटा है, मान लीजिए लड़का है, अब जो चेंजेस उसके बॉडीज में हो रहे हैं उससे वो, उसे लेकर वो किससे डिस्कस करे? पिता से डिस्कस कर सकता है? चलो आपसे पूछ रहे हैं, जिनके भी बेटे होंगे 15-16 साल के हैं, क्या आपके बेटे आपसे डिस्कस कर लेते जो बॉडी में चेंजेस होते हैं? अच्छा, नहीं कर पाते। तो अच्छा, माँ से डिस्कस कर सकते हैं वो? क्यों कर लेते हैं कि नहीं कर पाते? क्यों राजेश जी, आपके बेटे ने कभी डिस्कस किया? किसी के बेटे ने डिस्कस किया? माँ से किया? माँ से तो कर ही नहीं सकता वो। पिता से? अब पिता से तो वैसे ही डर लगता है घर में। घर में और कोई मेंबर होते ही नहीं। यदि चाचा हो, ताऊ हो, मान लो, अथवा कोई और हो, तो क्या उनसे डिस्कस कर लेते बच्चे लोग? बताइए, नहीं कर पाते। सपोज बेटी हो और बेटी की बॉडीज में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, टीनेजर में आते हैं, क्या घर की बेटियां माँ से डिस्कशन कर लेती? टू ए सर्टेन एक्सटेंट, खुल करके पूरे नहीं। पिता से तो ऑफ कोर्स वो पिता से तो डिस्कस कर ही नहीं सकती। रिलेटिव से एक तो हो गया फिजिकल बॉडी को लेकर, दूसरा उनका मेंटल स्टेटस थोड़ा सा बदलने लगता है, विचारधाराएं भी बदलने लगती, तरह तरह के विचार आने लगते हैं। अब जिस कॉलेज में वो पढ़ते हैं फ्रेंड सर्कल होता है ना, दोस्त होते हैं। अब दोस्त लोग जो होते हैं वो तरह तरह के प्रश्न करते हैं, मूवीज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं। उन बच्चे अथवा बच्ची को सबसे सेफेस्ट जो प्लेस मिलता है डिस्कस करने का, कौन सा प्लेस मिलता है? फ्रेंड सर्कल, है ना। सिर्फ दोस्त ही ऐसे होते हैं जिनसे वह अपनी बातों को डिस्कस कर पाते हैं। अब पेरेंट्स भी ये समझते नहीं है। पेरेंट्स तो ये सोचते हैं, अरे हम जब उस उम्र में आए थे तो हमें किसने समझाया था? किसने समझाया था आप लोगों को? नहीं समझाया था। बोले हमारे पेरेंट्स जब उस उम्र में आए थे उन्हें किसने समझाया था? बोले उन्हें भी किसी ने नहीं समझाया था। तो बोले समय से सबको ही समझ जाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो नेचुरल प्रोसेस है। ऐसी होता है ना विचार, क्या होते हैं? ये तो नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप सब समझ जाएंगे समय से। लेकिन एक बात समझने की कोशिश करें, पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन में जमीन आसमान का अंतर है। आप जिस पीढ़ी में पढ़ते थे, जिस माहौल में, जिस एनवायरनमेंट में रहते थे, वहाँ का फ्रेंड सर्कल भी ऐसा नहीं होगा। और उस समय आपके पास ऐसे कोई डिवाइसेस भी नहीं थे। लेकिन आज की जनरेशन के पास ऐसे ढेर सारे डिवाइसेस मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मौजूद हैं। एक पॉइंट और आता है, जैसे ही वो कॉलेज में जाते हैं, अब कॉलेज में जब देखते हैं कि जो अदर फ्रेंड्स हैं, हर एक का एक ना एक फ्रेंड होता है, किसी का बॉयफ्रेंड होता है, किसी की गर्लफ्रेंड होती है। अब एक इन्फीरियरिटी की फीलिंग उनके भीतर आने लगती है यदि वो अकेला हो। जब वो दूसरों से कंपेयर करता है अपने आप को दिख करके, ऐसी भावना आती है मैं तो अकेला रह गया हूँ, अकेला रह जाऊंगा। अब वो इन्फीरियरिटी की जो भावना उसके भीतर पैदा होती है, वह भावना से टेम्प्ट करती है, एक सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट उसे चाहिए होता है। मैं दूसरों से पीछे ना रह जाऊं, तो उस बात को सोच करके फिर वह तलाश करने की कोशिश कर लेता है। किसकी तलाश करता है? कोई फ्रेंड होना चाहिए लाइफ में, है ना।
कोई ऐसा मित्र होना चाहिए, कोई दोस्त होना चाहिए। बोले सबके फ्रेंड्स होते हैं, होते हैं कि नहीं? जो गर्ल्स होती है उनके बॉयफ्रेंड है, बॉयज होते हैं उनके गर्लफ्रेंड है। तो एक दूसरे से कंपेयर करके फिर इस फील्ड में आगे आने लगते हैं। वहां फ्रेंडशिप हो जाती है और उससे वो क्या नाम देने लगते हैं? लव का, प्रेम का, प्यार का नाम देते हैं। अब जो बॉयज होते हैं उनके पास एकदम स्पोर्ट्स बाइक होती है। हाँ, क्या क्या होता है? स्पोर्ट्स बाइक होती है, वैसे ड्रेसेस होती है। हाँ, होती नहीं है, कुछ उधार की लेकर के आ जाते हैं। हाँ, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, फ्रेंडशिप करने के लिए, इंप्रेशन ऐसा क्रिएट करने के लिए। अब वो जो बेटा अथवा जो बेटी है जिसे कोई नॉलेज नहीं है, अभी कुछ भी समझती नहीं है, अथवा वो भी कुछ नहीं समझता है, दोनों ये कदम उठा रहे हैं एक दूसरे से कंपेयर करके। अथवा जो कॉलेज में आते ही जब फ्रेंड सर्कल ऐसा हो जाता तो फ्रेंड से टेम्प्ट करने लगते हैं, फोर्स करने लगते हैं कि नहीं ऐसा तो होना चाहिए, तुम कहाँ बैकवर्ड जमाने में रहने, समय के अनुसार चलो। अरे इस लाइफ में आकर ये नहीं किया तो क्या किया? हाँ, बोले ये नहीं किया तो क्या किया? फिर जीवन में बचा क्या, लाइफ में बचा क्या? बोले ये लाइफ होती है 3-4 साल की, तो लाइफ होती है कॉलेज की लाइफ, फिर तो अपनी लाइफ में कुछ बचना ही नहीं है। और एक एज के बाद जब अपन सेटल हो जाएंगे वहाँ तो सिर्फ एक गाड़ी ढोना पड़ता है। बोले अपन इस लाइफ में हैं, कॉलेज में हैं, तो एंजॉय करना चाहिए। अब ये सारी जो बातें हैं, ये सारे फैक्टर्स उन बच्चे अथवा बच्चियों के मन में एक बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। एक तो हार्मोनल चेंजेस, दूसरा उनके थॉट प्रोसेस को लेकर, तीसरा फ्रेंड सर्कल जैसा आता है, आपस में कंपेरिजन जो होता है, और कुछ बच्चे अथवा बच्चियां इस प्रकार से अप्रोच करने लगती हैं। फिर एक दूसरे से वो प्रॉमिस करते हैं ना, जैसे वैलेंटाइन वीक में आप मनाते हैं, फिर कुछ देते हो, रोज़ देते हो, फिर चॉकलेट देते हो, फिर टेडी देते हो, फिर प्रॉमिस करते हो, फिर पता नहीं फलाना ढिकाना क्या क्या करते रहते हो। हाँ, चल रहा है। अब ये सारे के सारे प्रॉमिसेस कहाँ टूट जाते हैं, क्यों टूट जाते हैं? हाँ, ये एक दूसरे के प्रति खाई हुई कसमें क्यों टूट जाती हैं? जो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, अब एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं। वे ही लोग जो साथ में रहने की कसमें खाते थे, 1 साल 2 साल बाद क्या हो जाता है ऐसा कि वो देखना पसंद नहीं कर पा रहे हैं। तो जो पहला अट्रैक्शन होता है जिसे दुनिया प्रेम का नाम देती है, वो प्रेम कुछ होता ही नहीं है। उन्हें भी नहीं मालूम, हम जिसे अफेयर कह रहे हैं, प्रेम कह रहे हैं, लव कह रहे हैं, वो है ही नहीं बेसिकली। वो सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन अथवा एक दूसरे से कंपेयर करके, अथवा इंफीरियरिटी को अपनी जीतने के लिए, मैं कहीं अलग थलग ना पड़ जाऊं, सब ये इस दौड़ में भाग रहे हैं, मैं कहीं पीछे न रह जाऊं, अथवा जो पीछे रह जाता है वो अकेला थकेला पड़ जाता है। तो यह सोच करके एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं। ऐसे ही होता है। अब उन्हें उसकी ABCD भी नहीं मालूम होती ABCD। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन बच्चों को उस स्टेज में इस सब की जानकारी दी जानी चाहिए? आप यदि ये समझ रहे हो कि हम उसे न समझाएं तो समय से वह समझ जाएगा, इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना। आप न भी समझाओगे तो वो समझने की कोशिश करेगा, जानने की कोशिश करेगा, लेकिन वो जो जान पाएगा वो आधा अधूरा अधकचरा ज्ञान ही प्राप्त कर पाएगा। उससे ज्यादा वो कुछ जान ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस टीनेजर एज में, उस फेज में उसे जोश तो बहुत रहता है लेकिन होश नहीं रहता है।
उतनी मैच्योरिटी ही नहीं आती है, नहीं आती उतनी मैच्योरिटी। यदि आप उन्हें समझाने अथवा कोई से समझाने जाए तो उन बच्चे को सबसे बड़े दुश्मन कौन लगते हैं? हाँ, पेरेंट्स सबसे बड़े दुश्मन लगते हैं। अब उस बच्चे को अपने माता पिता दुश्मन क्यों लगने लगे? बतलाइए। जिस माँ ने उसे पाला पोसा बड़ा किया जन्म दिया, वो दुश्मन क्यों प्रतीत होने लगे? तो पेरेंट्स ने सही ढंग से उन्हें समझाया नहीं, पेरेंट्स ने सही पेरेंटिंग की नहीं, जो टाइम दिया जाना चाहिए वो दिया नहीं, जिस ढंग से अप्रोच करना था उस ढंग से उन्होंने अप्रोच किया नहीं। अब आप कहते हो कि नहीं हमने तो अब समझाया, हम तो समझाते बेटे को बोलते हैं, लेकिन वो बेटा मानता ही नहीं है। जैसी माँ समझाने आती है, माँ सबसे बड़ी दुश्मन होता। तो फ्रेंडली एनवायरनमेंट आपने अपने घर में रखा ही नहीं। उस फेज में उसे फ्रेंडली एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि वो जो बातें जानना चाहता है उसे सबसे सेफेस्ट प्लेस जो लगता है, सबसे सुरक्षित स्थान, जो सबसे अच्छा व्यक्ति जो लगता है, उसका फ्रेंड ही लगता है। बोले इससे बड़ा कोई नहीं है मेरी लाइफ में, इससे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकता हूँ और यही मुझे प्रॉपरली गाइड कर सकता है ना। तो रूट कॉज जो शुरू हो रहा है नाउ ए डेज, हो ये यहाँ से रहा है। अब आप कहो कि हम भी अपने जमाने में पढ़े हैं, बड़े हुए हैं, हमने भी सारी दुनिया देखी है। उस समय का माहौल टोटली डिफरेंट था। जब आप कॉलेज में थे आपके पास गैजेट्स थे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे? कितने लोगों के पास थे? क्योंकि उस समय आए ही नहीं थे, कहाँ से आएंगे, था ही नहीं। आपके पास ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, आपके पास इतनी लिबर्टी नहीं थी। आप जिस माहौल में रहते थे वहाँ का कल्चर अलग था। आपके घर में दादाजी भी थे, ताऊ भी, चाचा भी, सभी लोग रहते थे, लेकिन जैसी परवरिश उन बच्चों को मिल रही है वो पूरा एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट है। अब इस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कि वो आप जैसा बनना है। आप तुरंत कंपेयर करते हो अपने आप से, बोले मैंने भी इंजीनियरिंग की है, मैं भी बाहर जाकर के पढ़ा हूं, मैंने भी सब कुछ देखा है, जब मैं अपने आप को संभाल करके रख सकता था तो ये क्यों नहीं रख पाएगा? लेकिन आप ये भूल जाते हैं, हाँ उस समय सारी सुविधाएं नहीं थी, सब कुछ अलग था। आज का वातावरण पूरा अलग है। पहले का द्रव्य क्षेत्र काल अलग था, आज का द्रव्य क्षेत्र काल अलग है। अब टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट में आप सेम रिजल्ट, सेम नहीं बल्कि उससे बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो अपने बच्चों से। कैसे पॉसिबल होगा? संभव ही नहीं है। तो मूल में ही बहुत बड़ी भूल हो रही है। पहले इस बात को हर एक व्यक्ति रियलाइज करे गलती कहाँ हो रही है। जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। फिर बाद में जो रिजल्ट निकल करके आ रहा है मैरिज होने के पश्चात 1-2 साल में डाइवोर्स के केसेस और बहुत सारे केसेस सुनने आ रहे हैं, और उन लोगों के जीवन में आ रहे हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ रहने की कसमें खाई थी। ऐसा नहीं दूसरी जगह भी नहीं आ रहे, वहां पे भी आ रहे हैं, पर कंपैरेटिवली यहां ज्यादा आ रहे हैं। तो दुनिया जिसे प्रेम समझती है, प्रेम कहती है, वो बच्चे जिसे प्रेम कहते हैं, वो होता ही नहीं है। वो होता एक उम्र के दौर में, उम्र के पड़ाव में होने वाली फीलिंग्स का एक परिणाम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अथवा जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिन बच्चों के दोस्तों के साथ रह रहे हैं, वहाँ हर व्यक्ति कर रहा है, तो उन्हें देख करके उनके मन में भी भावना पैदा हो कि नहीं मुझे भी कोई पार्टनर चाहिए। बस उनका उद्देश्य कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, उनका उद्देश्य अपना ईगो सेटिस्फाइड करना और कुछ नहीं है। मैं अलग ना रह जाऊं, मेरे भीतर ये इन्फीरियरिटी की भावना ना आने पाए, इसलिए उसे कोई व्यक्ति चाहिए। समझना, डिफरेंस समझने की कोशिश करना। वो जब किसी फ्रेंड की तलाश करता है तो वो तलाश करती है इसलिए नहीं कर रहा है कि उसे लाइक कर रहा है, बल्कि किस लिए कर रहा है कि मैं अलग ना रह जाऊं।
अथवा यह मुझे अच्छे से समझा सकता है, इसने मुझे सुना है, इसने मुझे समझा है, इसने मुझे जाना है। लेकिन किसने किसको क्या जाना है, किस रूप में जाना है? पहला जो इम्प्रेशन होता है सिर्फ बाहर की छवि का जो होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। फिर जब मैरिज होने के पश्चात साथ रहने लगते हैं तो अंदर की असलियत निकल करके आती है। ओरिजिनल फेस तो तब निकल करके आता है। इनिशियली जो होता है वो बाहर का फेस होता है ना? ऐसे होता है क्योंकि उस समय आप मिलते हैं वंस इन अ वीक, वंस इन अ फोर्टनाइट, महीने में 1-2 बार। जब भी कोई महीनों में, हफ्तों में 1-आध बार मिलेगा तो जो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेगा जैसा वो ओरिजिनली है वैसा नहीं, जैसा सामने वाला चाहता उसके अनुसार। देखना, उसकी ड्रेसेस सामने वाले के अनुसार, उसका खान पान उसके अनुसार, उसकी लाइकिंग उसके अनुसार, उसकी बातचीत उस सामने वाले पार्टनर के अनुसार। तो सामने वाला पार्टनर सोचता है कि यार देखो कितना अच्छा है, मेरे अनुसार ही बोलता है, मेरे अनुसार ही खाता पीता है, जो जो मुझे पसंद है वही वही इसे पसंद है। इसका अर्थ है हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। देखना गलती कहाँ हो रही है। वो इसलिए इसमें फंस रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि देखो मेरी लाइकिंग के अनुसार तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं वो हो नहीं रहा है। इनिशियली उसने बहुत बड़ा होमवर्क किया है, रेकी की है कि इनकी लाइकिंग क्या क्या है मैं पहले पहचान लूं। हाँ, सामने वाला क्या पसंद करता है तो वैसी ड्रेसेस मेरी रहेंगी, वैसा ही फूड मेरा रहेगा, वैसी बातें मेरी रहेगी, सब कुछ वैसा रहेगा। यानी ओरिजिनली जो है वो व्यक्ति वो वैसा नहीं होता है। समझ? वो कैसा होता है? जैसा सामने वाला चाहता है, बस। तो यही व्यक्ति, वे लोग भ्रम में पड़ जाते हैं और इस भ्रम में आकर के वो ये समझने लगते हैं इससे अच्छा व्यक्ति हमारी लाइफ में कोई है ही नहीं। लेकिन ओरिजिनल पिक्चर कब निकल करके आती है? पहले जो मीटिंग्स होती थी, जो डेट्स होती थी, वंस इन ए मंथ अथवा ट्वाइस इन अ मंथ, जब किसी से 1-2 बार मिलना हो, कभी कभी मुलाकात होती हो, तो हर व्यक्ति बड़ा अच्छा बन करके रहता है, नहीं रहता? उससे अच्छा, उससे भला मानस कोई और होता ही नहीं, क्योंकि उसका असली रूप तो वो है ही नहीं। और याद रखें, मेकअप कितने समय तक चलता है? क्यों? जब आप मेकअप करते हैं कितने टाइम तक चलता है? 1 हफ्ते तक चलता है? पूरा दिन चलता है? कितने घंटे चलता है? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे? 4 घंटे के बाद बोला तो जब भी आपकी मीटिंग होती होंगी, इससे ज़्यादा तो नहीं होती होंगी। हाँ, तो अब फिर जब साथ में रहने लगते हैं तो वहाँ तो मेकअप की बात ही नहीं, अब वहाँ तो ओरिजिनल फेस आ जाता है। जो पहले का फेस था वो निकल करके असली चेहरा सामने आता है। अब जहाँ असली चेहरा सामने आता है तो फिर समझ में आता है कि मैं जो समझ रहा था अथवा जो समझ रही थी कि हमारी लाइकिंग की सारी बातें चल रही हैं, ये तो 180 डिग्री का पूरा टिल्ट हो गया। ऐसे होता है ना? अब उस एज में रहने वाले बच्चे को पॉइंट ऑफ व्यू से अपन सोचने की कोशिश करें तो उनकी कितनी मिस्टेक है? उनकी ज़्यादा मिस्टेक नहीं है, क्योंकि उस एज में जो भी रहेगा और उस एनवायरनमेंट में जो भी रहेगा वो उसी डायरेक्शन में चलता है। तो हमें संभालना है, हमें निर्णय लेना है, हम फ्रेंडली एनवायरनमेंट इन्हें दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। अब आप कहोगे कि महाराज जी फिर तो सभी लोग ऐसे एनवायरनमेंट देंगे, सभी लोग ऐसे हो जाएंगे। नहीं, सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। कुछ लोग जल्दी मैच्योर भी हो जाते हैं, अथवा उनके पेरेंट्स, उनके कलीग्स, उनके रिलेटिव्स इस प्रकार का एनवायरनमेंट उन्हें देते हैं कि उनके हर प्रश्नों का समाधान उन्हें मिल जाता है। तो आप उन्हें जानकारी देना सीखिए इससे पहले कि वो दूसरों से जाने, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जानने की कोशिश करें।
फ्रेंड्स को ही अपना सबसे ज़्यादा अच्छा विश्वास पात्र मानना सीखे, उससे पहले आप स्वयं उनके विश्वास पात्र बनने की कोशिश करें। बात आपको समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो प्रॉब्लम कहाँ है? अब जो लोग इस रूट पर चल चुके हैं उनसे कहना है, जिसे आप प्रेम का नाम दे रहे हो वो वास्तव में क्या है। और यदि प्रेम समझना चाहते हैं तो पहले ये समझो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। क्या होती है बता सकते हो? पहली बात, जो प्रेम किया जाता है ना, शरीर को तो बाद में लाया जाता है, वहां गुणों को लाया जाता है। प्रेम में कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, होती अपेक्षाएं होती हैं, होती। अब आप कहोगे हमारी जी बिना अपेक्षाओं के कैसे संभव है? नहीं, जहां एक्सपेक्टेशन को जीत लिया जाता है, प्रेम में गहराई होती है, गहराई अधिक होती है, विस्तार कम होता है। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले महाराज जी कंसेप्ट और चल रहा है आजकल, बोले बेंचिंग का कंसेप्ट चलता है। ये बेंचिंग कंसेप्ट क्या होता है जानते हो? आईटी वाले होते होंगे, समझते होंगे। वो जब बेंच पे बैठे रहते हैं आप क्या करते हैं? जब कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है तो बेंच पे बैठे रहते हैं, ऐसी है ना? बोले यहाँ पर भी बेंचिंग कंसेप्ट चलता है। बोले बेंचिंग कंसेप्ट? हमने बोला इसमें क्या होता है बेंचिंग कंसेप्ट? तो बोले नहीं, 2-3 को साथ में लेकर के चलना पड़ता है। बोले यदि इनसे नहीं बना तो इनसे तो हो ही जाएगा। हाँ तू नहीं कोई और सही। हाँ, एक साथ एक स्टेपनी लेकर के चलते ना, जैसे आप गाड़ी में हाँ स्टैंड बाय, ऐसे ही होता है। तो बोले जो स्टैंड बाय का कंसेप्ट है बेसिकली वही बेंची का कंसेप्ट है। यानी उसमें भी जो माइंडसेट है वो बेसिकली क्या है, किस प्रकार का माइंडसेट बना हुआ है, समझ रहे हो आप? तो दुनिया जिसे प्रेम का नाम दे रही वो है कहां? वो कल आप लोगों से कहा था, प्रेम किसी एक से होता ही नहीं, प्रेम में भेदभाव नहीं होता है, प्रेम में स्त्री पुरुष की बात ही नहीं होती है, प्रेम में बालक वृद्ध की बात ही नहीं होती है। प्रेम तो जीव से किया जाता है, आत्मा से किया जाता है, उसके गुणों की बात होती है। वहां पर प्रेम में शरीर पहले नहीं आता है, नेचर व गुण पहले आते हैं, क्योंकि गुण हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, वो हमेशा रहने वाले हैं। और जो बाहर का मेकअप है 3 घंटे के बाद धुल जाएगा, उससे ज्यादा वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। जो भी आप बाहर से दिखाने की कोशिश करोगे उसकी ड्यूरेशन ज्यादा होती ही नहीं है। लेकिन जब बात उसकी की जाती है, वहां समर्पण होता है, वहां पर हमेशा देने की बात होती है, लेने की बात नहीं होती है। और जहाँ फिजिकल अट्रैक्शन होता है वहाँ हमेशा पाने की बात होती है, और पाना हमेशा अहंकार को लिए हुआ होता है। तो प्रेम जो होता है वो भीतर से बाहर की यात्रा है, और अहंकार बाहर से भीतर की यात्रा है। अहंकार में, ईगो में हमेशा एक्सपेक्टेशन रहेगी कि सामने वाला मुझे दे कुछ, दे कुछ, लेकिन प्रेम में हमेशा देने की बात रहेगी। जैसे कोई नदी है, जब अपने उद्गम स्थल से निकलती है, भीतर से बाहर से निकलती है, तो बढ़ती चली जाती है, बहुत दूर तक उसकी लंबी यात्रा होती है, और उसका पार्ट भी जो है बहुत बड़ा होता चला जाता है। आपने देखा होगा गंगा नदी जहाँ से निकली है, गंगोत्री से निकली है, अथवा नर्मदा नदी जहाँ से निकली है, अमरकंटक में जाकर के देखना, एक नल की धारा जैसे होती है, पतली सी धारा होती है,
लेकिन वही जब नदी बहती चली जाती है, और जब वो समुद्र के निकट पहुंचती है, समुद्र में मिलने को होती है, गुजरात भरूच जा करके देखना, समुद्र में जहां गिरती है उससे पूर्व उस नदी का पाठ भी एक समुद्र की भांति हो जाता है। तो प्रेम हमेशा भीतर से बाहर की यात्रा है। जैसे एक बीज है, वो जमीन से निकलता है, बाहर की ओर बढ़ता है, ऊपर की ओर बढ़ता है। जो भी बाहर से नहीं भीतर से बाहर आएगा वो हमेशा बढ़ने वाला होगा। लेकिन अहंकार में बाहर से भीतर की यात्रा होती है ना। अहंकार में व्यक्ति हमेशा अपेक्षा रखता है, डिमांड करता है, धन होगा तो मुझे उसके लिए धन चाहिए, तो हम बाहर से कुछ जोड़ेंगे तो वो अहंकार पैदा होगा। मुझे ज्ञान चाहिए, जब ज्ञान बढ़ जाएगा तो अहंकार पैदा हो जाएगा। मुझे पैसा चाहिए, जब पैसा बढ़ेगा कुछ ना कुछ बाहर से जोड़ने की बात होगी उसमें, तो उसका वो अहंकार पैदा हो जाएगा। नाम बड़ा नाम हो जाएगा तो वहां पर कुछ अहंकार पैदा हो जाएगा। तो जो भी बाहर से कलेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, वो अहंकार का नाम पाता है। जहां एक्सपेक्टेशन होती है, जहां अपेक्षा होती है, अपेक्षा का मतलब है कि बाहर वाला कुछ दे मुझे, सामने वाला कुछ दे मुझे, तो अहंकार को पोषण करने वाली स्थिति होती है ना। जब वो बच्चा मां के गर्भ से बाहर निकलता है, भीतर से बाहर निकलता है, तो धीरे धीरे बढ़ता है। तो जब भी हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो वह शुरुआत उसकी जो होती है भीतर से होती है, फिर वो बाहर की ओर उसकी प्रोग्रेस होती है। लेकिन प्रेम को छोड़ करके जब भी दूसरा पक्ष अपनाया जाता है तो उसकी यात्रा टोटली रिवर्स होती है, वो बाहर से भीतर की ओर। जब भी हम बाहर से कुछ अपेक्षा रखेंगे चाहने की, हमेशा वहां हम खोते हैं। प्रेम तो है, दिया जाता है, वो भीतर से बाहर बांटा जाता है। वहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, वहां कोई अपेक्षा नहीं। और जहां अपेक्षा है वहां व्यापार है, लेन देन है ना। व्यापार में भी लेन देन होता है, और यहां पर भी लेन देन की बात है, तो वहां समर्पण कहां? समर्पण में कभी लेन देन नहीं होता, डिवोशन में कभी लेन देन नहीं होता है। होता है? कोई लेन देन नहीं होता है। डिवोशन हमेशा वन साइडेड होता है। उसमें कोई अपेक्षा नहीं कि सामने वाला कुछ कहे, सामने वाला कुछ समझे तो हम करेंगे, नहीं। एकलव्य का डिवोशन था, उसे कोई अपेक्षा नहीं थी गुरु मुझे कुछ दे न दे। एकलव्य ने हमेशा अपने आप को समर्पित किया था। तो प्रेम तो वो कहलाता है। और यदि कोई शिष्य होकर के भी अपेक्षा कर रहा है तो वहां समर्पण नहीं है। एक पुत्र होकर के अपेक्षा कर रहा है, एक पुत्री होकर के अपेक्षा कर रही है, हस्बैंड होकर के अपेक्षा कर रहा है, वाइफ होकर के अपेक्षा कर रहा है, एक पार्टनर दूसरे से अपेक्षा कर रहा है, तो वहां प्रेम थोड़ी है, वहां तो लेन देन की बात है। अब आप कहोगे कि यदि हम एक्सपेक्टेशन ना रखे तो फिर हमारा जीवन कैसे चलेगा? डिवोशन जहां रहेगा वहां अपने आप मिलेगा, चिंता क्यों करते हो? जब आप डिवोटेड रहोगे तो सामने वाला भी आपकी केयर अपने आप ही करेगा। लेकिन आप अपने डिवोशन को छोड़ करके कुछ पाने की आकांक्षा कर रहे हैं, खत्म हो गया सब कुछ। दुनिया जिसे फ्रेंडशिप कहती है, वैलेंटाइन डेज में जो होता है, वो प्रेम होता ही नहीं है। और उस एज में कहाँ समझा जाता है प्रेम में? देने की बात कहाँ समझाती जाती है? वो तो जेलेसी से भी पूरा ऊपर उठा हुआ आता है। प्रेम में कभी ईर्ष्या नहीं होगी, कभी जलन नहीं होगी, प्रेम में कभी डर भी नहीं होता है। होता है? प्रेम में हमेशा सिंपैथी होती है और एम्पैथी होती है। वो अपने से ज्यादा दूसरों को समझने वाला होता है। वो अपनी केयर करता ही नहीं, सिर्फ दूसरों की केयर करता है। लेकिन ये बात तब आती है जब डिवोशन हमारे भीतर उतर के आता है। नमस्ते महाराज जी, मेरा क्वेश्चन इसी पे डिवोशन पे, अगर हम किसी व्यक्ति के प्रति लाउडली, अगर हम किसी व्यक्ति के प्रति डिवोशन दे रहे हैं, हम पूरा उसको पूरा उसको अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो
तो उस टाइम पे अगर सामने वाला हमारे नेचर को समझ के हमें डोमिनेट करने लगे, पुश ओवर समझने लगे कि अरे इसको तो हल्के में निकाल सकते हैं, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि हम अगर काइंडनेस दिखा रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हम फूल हैं, तो उस चीज़ को कैसे संभाला जाए? सामने वाला क्या समझने लगता है? हल्के में लेने लगता है? नहीं लेने। हाँ, प्रेम में हमेशा पेशेंस रहेगा, धैर्य रहेगा, और जहाँ पेशेंस नहीं है वहाँ डिवोशन नहीं है। यदि हम सामने वाले को बदलना चाहते हैं, देखना जो प्रेम करता है ना, जैसे धर्म में स्थितिकरण कहा जाता है। स्थितिकरण मीन्स किसी को गिरते से पुनः ऊपर उठा देना, पुनः उसे स्थापित कर देना अपने रास्ते में। जो कर नहीं पा रहा था किसी कारणवश, कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई, वो अच्छे से अपने व्यवहार को नहीं कर पा रहा था, तो हम अपने व्यवहार को इस प्रकार का बनाएं कि हमारे बिहेवियर से उसका व्यवहार बदल जाए। और वह व्यवहार बदलना यदि हम चाहते हैं तो उसके लिए हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। विदाउट पेशेंस संभव ही नहीं है। हम ये कहते हैं जरूर है कि हमारा डिवोशन पूरा है, हम तो निरपेक्ष होकर के कर रहे हैं, हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन जब हम दूसरी तरफ ये कहते कि 1 साल तो हो गया करते करते, 2 साल हो गया करते करते, 4 साल हो गया करते करते, सामने वाला तो मुझे दबाई जा रहा है, मैं कितना दबूं? आखिर दबने की भी एक सीमा होती है कि नहीं? सहन करने की भी एक लिमिट होती है कि नहीं? क्या आपके मुख से सेंटेंस निकलता है? एक लिमिट होती है कि नहीं? मैं कितना करूं? क्या बोल रहे? पागल समझ करके रखा है मैं। नहीं, यदि ये बातें हमारे मुख से निकल रही हैं तो हमारे भीतर पेशेंस नहीं है, जिसे हम डिवोशन का नाम दे रहे हैं, डिवोशन भी नहीं है। फिर तो कई बार हम भ्रम में आ जाते हैं कि हम बड़े डिवोटेड हैं, समझना। हाँ हाँ, क्या होता है? क्या होता है? हाँ, किसी से बात करना चाह रहा हूँ या किसी को मतलब कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ, तो वो कहता है कि दिमाग नहीं है इसमें, मतलब वो यही समझता है। फिर बाद में अहमियत बाद में मालूम पड़ती है, भाई ये तो अपना था इसलिए। क्या अहमियत बाद में मालूम पड़ती है? ये अपना था इसलिए नहीं, जैसे माता पिता बच्चे के चाहते हैं कि उसका कैरियर बने, तो बच्चे हमेशा माता पिता को फूल ही समझते हैं, पागल समझते हैं। इन बाद में जब माता पिता खुद बनते हैं तो मालूम पड़ता है कि नहीं, जब पेरेंट्स बच्चों को डांट रहे हैं वहां पे बात अलग है, वो रिलेशनशिप ही डिफरेंट है। नहीं, ये तो पेरेंट्स की ड्यूटी है कि बच्चों को संभालना। यदि वो नहीं डांटेंगे, समझाएंगे नहीं, तो कैसे चलेगा? गुरु यदि शिष्य को नहीं डांटेगा, यदि शिष्य गलत कर रहा है, तो वो गुरु ठीक नहीं है, वो पेरेंट्स ठीक नहीं है। मेरा कहने का मतलब वो बच्चा, माता पिता को अक्ल नहीं है इनमें, मतलब वो जो नेचर है वो हर जगह आता है। यदि बच्चा ये कह रहा है तो पेरेंट को थोड़ा सा ये भी समझना चाहिए, कहीं जिस वे को हम अडॉप्ट कर रहे हैं कहीं वो गलत तो नहीं है। देखो, इंटेंशन सबका ठीक ही होता है दुनिया में, लेकिन कहने का ढंग जो होता है ना, द वे वी डिलीवर दैट मैटर्स। हम कैसे उसे डिलीवर कर रहे हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए हम किस तरीके को अपना रहे हैं, सबसे ज्यादा वो मैटर करता है। उद्देश्य सबका अच्छा होता है, किसी खराब नहीं होता है। माता पिता का उद्देश्य बहुत अच्छा है कि मेरा बेटा जो भटके नहीं, गलत रास्ते पे ना बढ़े, सही रास्ते पे चले। बॉस का भी उद्देश्य यही होता है, गुरु का भी होता है, कलीग का भी, सबका उद्देश्य तो यही होता है। लेकिन डिफरेंशिएशन कहाँ आ जाता है? प्रेजेंटेशन में सब कुछ। प्रेजेंटेशन बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ जाता है। आपका टोन, आपकी टोन बिगड़ी, सब कुछ बिगड़ गया। कहने का ढंग था, आपने उसी बात को गलत ढंग से कह दिया। एक वो शेर आता ना, तुम्हारी शान घट जाती या तुम्हारा रुतबा घट जाता, जो बात तुमने चिल्ला करके कही है वो मुस्कुरा करके कह देते। ऐसी कुछ है उसकी। हाँ हाँ हाँ, जो बात तुमने चिल्ला करके कही है, गुस्से में भर करके कही है, हाँ
हाँ, तुम्हारी शान घट जाती है, रुतबा कम हो गया था, जो तुमने गुस्से में कही होती कोई प्रेम से कह दिया होता, मुस्कुरा करके कह दिया होता। देखो, गुस्से में भी वही बात कही जाती है, प्रेम से भी वही बात की जाती है। दोनों का उद्देश्य तो सही था, लेकिन जिस बात को हम प्रेम से कह सकते हैं उसका इम्पैक्ट कैसा होगा, जमीन आसमान का अंतर है। और उसी बात को गुस्से से कहोगे तो उसका फर्क अलग ही रहेगा। तो माता पिता हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उनका इंटेंशन बहुत अच्छा रहता है कि बेटा अथवा बेटी सही रास्ते पे बढ़े, लेकिन ढंग जो है बार बार वो फोर्स करते हैं, बार बार वो टोकते हैं, चिल्लाते हैं, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पाता। उस एज में बड़े डेलिकेटली ट्रीट किया जाता है ना। लिखा रहता है ना, हैंडल विथ केयर। कुछ कार्टून्स होते हैं ना, पार्सल आते हैं, अंदर कुछ ग्लास आइटम्स होते हैं उसमें, तो लिखा रहता है हैंडल विथ केयर। क्यों लिखा रहता है? हाँ, टूटने की संभावना ज्यादा है, तो बच्चे भी बिल्कुल उसी फेज में रहते हैं। और आप उस समय कैसे केयर करते हैं? जैसे तो लोहे का है वो, कितना भी पटको, कैसा भी करो, कुछ होगा ही नहीं उससे, नहीं। तो हैंडल विथ केयर होना चाहिए। तो आप जो कह रहे हैं कि नहीं हमारा डिवोशन था, वो तो हल्के में ले लेते हैं, पहले तो अपनी कमी हुई, कहीं ना कहीं अपना डिवोशन अवश्य कम होगा। इंट्रोस्पेक्शन हमें करना चाहिए और निकल करके वही आएगा। हम एक्सेप्ट करते हैं कि हो सकता है कई बार सामने वाले का नेचर भी इस प्रकार का हो सकता है, मना नहीं किया जा रहा। वो आई अग्री, जो आपने पहली बात बोली कि कहने का तरीका होता है, हाँ, दिस इज कम्प्लीटली राइट। हाँ, क्योंकि आप जिस तरीके से बोलोगे सामने वाले को उसी तरीके से समझेगा। हाँ। अगर आप उसको हमेशा चिल्ला के बोलोगे तो आप उसके मन में आपके लिए हमेशा खराबी रहेगी। हाँ, रिस्पेक्ट ही नहीं रहेगा, वो आपकी बात को कभी वेटेज ही नहीं देगा। बोले इनका तो नेचर ऐसी है, कहने की आदत है, कहते रहते हैं। हाँ, माँ जी, मेरा एक और क्वेश्चन है हाँ। इसी के ऊपर, कि आजकल ये सुनने में बहुत आता है कि आप हमारी जनरेशन को नहीं समझते। छोटे बोलते हैं कि आप हमारी जनरेशन को नहीं समझते, बड़े बोलते हैं तुम हमारी जनरेशन को नहीं समझ सकते। तो इस चीज़ के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाए, ट्रेडिशनल और मॉडर्न वैल्यूज़ के बीच? हाँ, ये तो सही है कि दोनों के जनरेशन में अंतर तो बहुत है, जनरेशन गैप बहुत है। अब बैलेंस कैसे बनाएं? बड़ा सिंपल वे है, हम उसकी सीट में जाकर के बैठ जाएं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करें, अपने आप को उसके स्थान में रख दें। पुट यूर सेल्फ इन टू अदर शूज कहा जाता है ना। हाँ, इसे ही अनेकांत कहा जाता है। जब जब ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे, इसका सबसे अच्छा समाधान है कि हम उनके एंगल से सिचुएशन को देखने की कोशिश करें। यदि हम वहां पर होते, उस केस में हम वहां पर होते, तो क्या कहीं हमारा भी रिएक्शन वैसा ही तो नहीं होता जैसा इनका है? हाँ, महाराज श्री क्वेश्चन ही आएगा, जैसे कोई 60 साल का है, मैं 40 का, तो मैं 60 साल का क्यों बनूं? वो 40 का बन के देखे ना। हाँ, बस अच्छा। ये क्वेश्चन आता है। अब जहां डिवोशन होगा उसके मन में क्वेश्चन आएगा ही नहीं, प्रश्न आएगा ही नहीं। वो ये क्वेश्चन तभी उठता है जब व्यक्ति का ईगो सामने आता है। अब आपने कहा मैं 60 का क्यों बनूं, ये आपने कहा मैं क्यों बनूं, अहम आगे आड़े आ जाता। मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों उसके एंगल से सोचूं, वही मेरे एंगल से सोचे ना, आ जाएगा अहम आगे। तो प्रेम में अहम होता ही नहीं है, प्रेम में ईगो होता ही नहीं है। प्रेम में तो सिर्फ डिवोशन होता है और पेशेंस होता है, बिना पेशेंस के कुछ नहीं। यदि हम सामने वाले को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, उसका स्थितिकरण करना चाहते हैं, उसे ऊपर उठाना चाहते हैं, तो कैसे संभव होगा, कैसे पॉसिबल होगा? हमें थोड़ा सहनशील होना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति झुकने को तैयार नहीं, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है,
फिर कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ता जाएगा, फिर वही होगा जो हो रहा है, डाइवोर्स पे जाकर एंड होगा। जैसे उस घटना में कहा, पहले हमने कहा ना वो घटना में 1 साल के बाद ही प्रॉब्लम शुरू हो गया। फिर भी वे थे कि उन्होंने बोलेगा महाराज जी 1 साल से प्रॉब्लम, लेकिन मैं 7-8 साल खींच लिया हूँ, ये पेशेंस कम होता है। तो हमने कहा भाई आपने अपने माता पिता को देखा कभी, वो कब से खींच रहे हैं? बोले 40 साल से। तो उनका पेशेंस कैसा है? कैसा है? कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। जो जैसा है वैसा ही रहे, उसे बदलने की क्यों प्रयास करें? हमें किसी को बदलना ही नहीं है, वैसे हमें accept अपने किया आप को बदलना है, पहली बात तो। और जो जैसा है वैसा ही रहेगा तो ये नीति भी ठीक नहीं। यदि आपका बेटा गिर रहा है, पतन के रास्ते पे चल रहा है, तो ये आपकी ड्यूटी है उसे संभालें। अभी ऐसा और है, संभालता व्यक्ति तभी है, एक बात और समझे, जिसे वो अपना मानता है। आप नेबर के बच्चे को कभी नहीं संभालने की कोशिश करते हैं, करते हो? पड़ोसी का बेटा है, कहीं भी जाए कुछ भी करें, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जहां अपनत्व होता है, जहां अपनापन होता है, वही व्यक्ति केयरिंग नेचर लेकर के आता है। यदि वो गिर रहा है तो उसे संभालने की कोशिश करेगा। यदि आपके मन में यह भाव रहा है मैं क्यों उसे बदलूं, मैं क्यों उसे संभालूं, तो इसका मतलब आप उसे अपना समझ ही नहीं रहे। सीधी सी बात है, जाने दो, उसके साथ जो होगा सो होगा, वो भुगतेगा। इसका अर्थ तो यही हो गया। हाँ, हमने अपने 100% एफर्ट्स दिए, अब फिर भी नहीं संभल रहा है, देन उस सिचुएशन में देखो, अब हमने जो करना था कर दिया, फिर भी नहीं संभल रहा है, अब हमारे हाथ में गाड़ी नहीं है, अब अपने आप को ऊपर उठाएं तो बात अलग है। पहली स्टेप में हम ये कहने लगे जैसा होगा सो होगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं? तो आज की जनरेशन में जो प्रॉब्लम आ रहा है, जिसे वो प्रेम कह रही है, वो प्रेम होता ही नहीं है। वो अपना ईगो का सेटिस्फेक्शन है, दूसरों से कंपेयर करके आगे बढ़ना है। जो हमारे भीतर इंफीरियरिटी की फीलिंग आ रही है, उससे ओवरकम करने के लिए वो एक पार्टनर की तलाश करते हैं, अथवा बिना सोचे समझे भावुकता में बह करके, अब चूंकि ये मुझे समय दे रहा है, मुझसे बात कर रहा है, तो वो भावुकता का निर्णय। प्रेम में भावुकता नहीं होती है, पहले तो ये भी समझने की कोशिश करें। प्रेम में जेलेसी नहीं होती है, प्रेम में एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, प्रेम में कोई डर नहीं होता है। ये भी कहा जाता है प्रेम जो है अनकंडीशनल होता है, कहा जाता है ना, उसमें कोई शर्त नहीं होती है। अब आप कह रहे हैं कि मैं इतना झुक रहा हूं तो तुम भी झुको, तो शर्त पहले आ गई। प्रेम में अपने से ज्यादा दूसरों को समझा जाता है, अपने से ज्यादा दूसरे की केयर की जाती है, अपने को सिर्फ सेक्रीफाइस करना होता है, वहाँ पे बलिदान होता है, वहाँ त्याग होता है। और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वो भी करें, तो ये संभव नहीं है। प्रेम में लेट इट गो वाली मेंटलिटी होती है, प्रेम में पूर्ण सिंपैथी की भावना होती है, उसकी भावना को हम अपनी भावना समझते हैं। प्रेम में देहाश्रित नहीं होता है, गुणाश्रित होता है। अब नो डाउट वो देह के साथ ही रहेगा, तो देखने में आ रहा है कि वो देह का आलम्बन ले रहा है, लेकिन उद्देश्य देह नहीं है, उद्देश्य शरीर नहीं है। उद्देश्य जो है उसके गुण हैं, क्वालिटीज़ है, आत्मा है, वहाँ पर वो है। प्रेम में गहराई है, प्रेम में समर्पण होता है, वहाँ पे उथलापन नहीं होता है। प्रेम में कोई आकांक्षा नहीं होती है, कोई अपेक्षाएं नहीं होती हैं। समझ रहे हो? प्रेम सिर्फ भावनाओं का ही नहीं होता है, प्रेम प्रैक्टिकल होता है, वो अपने जीवन में उसे उतारेगा जो समझ रहा है। प्रेम इज नॉट वांटिंग और एक्सपेक्टिंग समथिंग, इट्स गिविंग, उस देने की बात है। वहां पे नीड की बात ही नहीं, मुझे तो देना है, मुझे चाहिए नहीं। प्रेम भीतर से शुरू होता है, भीतर से बाहर की यात्रा है, और हम बाहर से भीतर लाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो वो प्रेम नहीं है, वो अहंकार है, वो अपेक्षा है। हाँ खड़े, हाँ बोलिए, नहीं बोलिए।
एक्सपेक्टेशन बहुत वाइड टॉपिक है। हाँ। बस एक क्वेश्चन है मेरा कि जहाँ इमोशनल अटैचमेंट होता है वहाँ पे एक्सपेक्टेशन आना बहुत लाजमी है। जहाँ इमोशनल अटैचमेंट होता है वहाँ एक्सपेक्टेशन होना तो लाजमी है, वो बोल रहे हैं। बिना उसके तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा ही। हाँ, हम भी मानते हैं एक्सपेक्टेशन होना लाजमी है, पर कितनी एक्सपेक्टेशन? मतलब बेसिक तो हो ही सकती है। एक लिमिट तक ना। हम सामने वाली कंडीशन को भी देखने की कोशिश तो करें, वो कहाँ पर है, कैसा है। जितनी बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन रखोगे उतने ही खुश रहोगे आप। इस एक्सपेक्टेशन में बहुत पहले डिस्कशन कर चुके हैं, उसमें सुन लेना, समझ लेना। पर जब हम प्रेम की बात कर रहे हैं तो वो एक अलग ही चीज है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं? विपिन, हाँ